हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेशन डायरी। त्रिची एयरपोर्ट के एक नाइट में एटीसी वालों को पता चलता है कि रनवे का लोकलाइज़र काम नहीं कर रहा है। वो ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियर को वहाँ भेजते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे रनवे का बहुत सारा लाइट टूटा है। लाइट ही नहीं टूटा है बल्कि रनवे का जो पेरीमीटर वॉल होता है उसका दीवार भी टूटा हुआ है। दोस्तों वो देख के भौचक्के रह जाते हैं और उनको सोचने में थोड़ा भी देर नहीं लगता कि यहाँ कोई ना कोई प्लेन का टेकअप के समय कोई बड़ा सा हादसा हुआ है। अब पूरा प्लेन का कैसे सेफ्टी लैंडिंग कराया जाए, अब पूरी टीम इस कसम लग जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो देखते रहे मेरा चैनल एनिमेशन डायरी। दोस्तों बात है तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली एयरपोर्ट, जो कि त्रिची एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट 611 टेकअप के दौरान रात के टाइम में, जिसको दुबई जाना था, त्रिची से दुबई जाना था, उस फ्लाइट में टेकअप के दौरान कुछ हादसा होता है। हादसा एटीसी के रनवे इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है। चूँकि ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में दोनों कैप्टन का नाम नहीं बताया गया है दोस्तों। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मैंने जो पता किया उसमें कैप्टन 32 साल के थे, जिनका करीब 3,500 फ्लाइंग आवर्स का उनका एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट ऑफिसर जो थे वो 51 ईयर्स के थे, उनका भी करीब 4,000 के आसपास का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इन दोनों के बीच ही सारा इंसिडेंट इर्द गिर्द घूमता फिर रहा है। दोस्तों कॉकपिट के अंदर एक B1 होता है, एक B2 होता है, जो स्पीड कंट्रोल करने की एक यूनिट बोल सकते हैं आप, ठीक है। B1 143 उन्होंने जो उस दिन का सेट करके रखा था, B1 143 किलोमीटर पर आवर एंड B2 151 किलोमीटर पर आवर था। ये पूरा इंसिडेंस इस B1 और B2 के बीच ही है दोस्तों, इसलिए इस B1 B2 को पहले समझने की बात है। B1 एक ऐसा स्पीड डिसाइडर है जिससे डिसाइड किया जाता है कि कितने हाईएस्ट स्पीड से हमको टेकअप को करना होता है, ठीक है। ये हाईएस्ट कितना स्पीड होना चाहिए टेकअप का, डिसाइड एक पैरामीटर सेट किया जाता है कि इतने स्पीड से हमको टेकअप करना है। अगर 143 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कम है तो अगर कोई रिजेक्ट टेकअप होता है या कुछ इमरजेंसी हुई तो रिजेक्ट टेकअप करना होता है, तो उसको रोक सकते हैं एयरक्राफ्ट को। लेकिन अगर 143 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से अगर ज़्यादा है एयरक्राफ्ट, भाई तो थर्स्ट लीवर आई एम टॉकिंग अबाउट, B2 B1 जिसका बोलते हैं, तो उस एयरक्राफ्ट को किसी भी कॉस्ट में टेकअप करना ही पड़ेगा। दोस्तों आपने बहुत सारे कॉकपिट का वीडियो में या फिर आपको सिंस आई एम वर्किंग एज ए केबिन क्रू, तो मैं आपको बता दूं टेकअप के टाइम में कैप्टन हमेशा एक हाथ से यॉक और एक हाथ से थर्स्ट लीवर पकड़ा होता है। यॉक इसलिए जो कि टेकअप को मेंटेन करने के लिए, और थर्स्ट लीवर इसलिए पकड़ते हैं कि खुदा न खास्ता कभी इमरजेंसी रिजेक्ट टेकअप करना पड़े तो उस केस में थर्स्ट दबा के उसको तुरंत रोका जा सकता है ब्रेक लगा के, तो इसलिए थर्स्ट लीवर भी साथ में रखते हैं। लेकिन उसका टेकअप का एक स्पीड लिमिट होता है, उस स्पीड लिमिट से अगर कम होने पे टेकअप करना मुश्किल होता है, और अगर वो स्पीड से अगर एक्सीड कर जाए तो आपको टेकअप ही करना है। दोस्तों तो मैं आपको पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको समझ में आएगा। दोस्तों उस दिन फ्लाइट्स टेकअप से ठीक पहले ग्राउंड इंस्पेक्शन के दौरान एयरलाइन इंजीनियर जब ग्राउंड इंस्पेक्ट कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि फ़्लाइट का एक टायर फटा हुआ है। दोस्तों ठीक है, तो उन्होंने इंस्पेक्शन के बाद फ़्लाइट का टायर चेंज किया गया, और टायर चेंज करने के बाद नया टायर लगा। इस वजह से करीब 1 घंटा फ़्लाइट डिले हो गया। दोस्तों तो डिले फ़्लाइट में करीब 130 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर थे, ठीक है। टेकअप जब परमिशन मिल जाती है तो फ्लाइट के कैप्टन को रनवे 27 से टेकअप करने को बोला गया था, जिसमें फॉर द टाइमिंग उन्होंने थर्स्ट लीवर 40% पे सेट करके रखा था। और जो टोगा जो होता है, टोगा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेकअप या गो अराउंड स्विच। उस स्विच में अगर टेकअप करना, वो इस स्पीड लिमिट में अगर एयरक्राफ्ट है, जो स्पीड लिमिट वो फर्स्ट लीवर में सेट करके रखते हैं, अगर वो स्पीड लिमिट में है तो टेकअप करते हैं। अगर किसी कारणवश अगर गो अराउंड करना हो तो ग्राउंड वो स्विच जो है टोगा है उस चीज़ में मदद करता है। तो उस दिन ऑटो पायलट में उन्होंने, जो पायलट थे उन्होंने ऑटो पायलट, जो एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट है, उस पर उन्होंने 98% थर्स्ट लीवर को सेट करके रखा था कि 98% पे ही उनको टेकअप करना है, सेट करके रखा था। तो दोस्तों पूरा इंसिडेंट हम आपको बताते कैसे हुआ ये सब कुछ। टेकअप करने के ठीक समय जो उन्होंने 143 B1 जो सेट करके रखा था थर्स्ट लीवर का, तो वो बढ़ते बढ़ते 117 तक पहुंच जाती है। तभी क्या होता है, जो पायलट होता है उसका बैक सीट रेस्ट जो है वो कोलैप्स कर जाता है और वो पीछे चला जाता है।
तो जब हमें पता है कि टेकअप के टाइम में एक हाथ योक पे होता है, दूसरा टाइम थर्स्ट लीवर, दूसरा हाथ थर्स्ट लीवर पे होता है, तो वो सीट बैक पीछे जाने की वजह से उनका क्या है कि हाथ पीछे चला गया थर्स्ट लीवर पे, और वो जो B1 था वो 117 जो स्पीड लिमिट पहुंच गया था वो घट के 77% पे आ गया था। तो एक हाथ ये हुआ क्योंकि एक हाथ से उन्होंने योक पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से थर्स्ट लीवर पकड़ के रखा है दोस्तों। और देखा जाए तो उस समय टोगा स्विच भी काम नहीं किया, क्योंकि ऑटो पायलट को ऐसा लगता है अगर आप थर्स्ट लीवर से अगर उसका स्पीड लिमिट कम करते हो तो ऑटो पायलट को ऐसा फील होता है जैसे कि मतलब पायलट किसी इमरजेंसी की वजह से प्लेन को रोकना चाहता है। तो उस समय ऑटो पायलट भी उस समय उसको रिजेक्ट कर देता है और वो उस समय काम नहीं करता है दोस्तों। ऑटो थर्स्ट जिसको बोलते हैं वो भी काम नहीं करता है दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस समय 2000 फीट ही रनवे बचा हुआ था टेकअप से ठीक पहले। यही कारण है कि मतलब ये इंसिडेंट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टोरी, ध्यान से सुनिए। एनी हाउ एयरक्राफ्ट टेकअप कर जाती है, लेकिन पायलट या फर्स्ट ऑफिसर या फिर केबिन वालों को भी कुछ खास फील नहीं होता कि टेकअप के दौरान क्या हुआ है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रनवे का लाइट टूटा होता है, बहुत सारे मतलब लोकलाइजर ऑलरेडी टूटा होता, लोकलाइजर का एंटेना टूट जाता है, ठीक है। रनवे के बहुत सारे लाइट ब्रोकन होता है, यहाँ तक कि पैरामीटर वॉल में व्हील का चक्का भी लगा हुआ था, ठीक है। इसके बाद से ATC है ना, ग्राउंड पर्सनल से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड क्रू को भेजा जाता है इंस्पेक्शन के लिए, और तब तक जो है फ्लाइट ऑलरेडी ओवर द सी ऑलरेडी जा चुकी होती है, ऑन दुबई के लिए टूवर्ड्स जो है ऑलरेडी उड़ चुकी होती है दोस्तों। अभी मिडवे पे उनको कैप्टन को कांटेक्ट करते हैं ATC, और ATC उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि कैप्टन सब कुछ एक बार फिर से रीचेक करते हैं। जो चेकलिस्ट उनका जो होता है वो सारे चेकलिस्ट एक एक करके फॉलो करते हैं, और सारे इंस्पेक्शन को चेक करने के बाद वो बताते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, मतलब एयरक्राफ्ट में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है दोस्तों। और उसके बाद वो 21,000 से 35,000 के ऊपर एल्टीट्यूड में जाने का परमिशन मांगते हैं दोस्तों। अगर वो उस दिन 35,000 फीट पे अगर चले जाते तो उस जहाज़ का परखच्चा उड़ जाता और इतने टुकड़े हो जाते कि उस एक एक टुकड़े को भी खोजना बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। ATC के बातों के दौरान ही ATC से कैप्टन से बात होने के दौरान ही ATC एक अलग टीम फिर से इंस्पेक्शन के लिए रनवे के पास से भेजता है, और इस बार उनको ज़्यादा आश्चर्य और भौचक्का हो जाते हैं, क्योंकि उनको न सिर्फ रनवे का लाइट्स या रनवे लाइक पेरीमीटर वॉल का टुकड़ा, उसके अलावा एयरक्राफ्ट का कुछ मेटालिक पार्ट भी उनको मिलता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि चाइना ईस्टर्न की एक फ़्लाइट में एक टेल प्लेन में छोटा सा क्रैक होने की वजह से पूरा चाइना ईस्टर्न का वो पूरा प्लेन बस्ट अप हो गया था मिड एयर में, ठीक है। वही आपने कभी एलोहा कांड को सुना होगा। एलोहा का एक छोटे से क्रैक की वजह से पूरा रूफ टॉप उड़ जाता है, और वो एयरक्राफ्ट को कैसे इमरजेंसी में लैंड कराई जाती है। पूरा इंसिडेंट यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे पूरा इंसिडेंट किया गया है दोस्तों। अब जैसे ही ATC को प्लेन का कुछ पार्ट्स मिलता है, वो तुरंत पायलट को कांटेक्ट करते हैं और इमीडिएटली उनके प्रेशराइजेशन को ऑफ करने के बोलते हैं। सारे इंसिडेंट उनको बता दिया जाता है कि वी हैव फाउंड सम पार्टिकल्स ऑफ योर एयरक्राफ्ट लाइक विच कैन बी। ऐसे किसी भी तरीके की इमरजेंसी होने से दोस्तों कोई भी प्लेन का पायलट 3 चेकलिस्ट फॉलो करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो तीनों चेकलिस्ट बताता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होता है प्रेशराइजेशन जो होता है केबिन का, वो मैनुअल करना होता है, ऑटो से हटा के मैनुअल करना होता है। दूसरा क्या है, आउटफ्लो जो वॉल्व है उसको ऑफ करना होता है। ये इसलिए होता है कि आउटफ्लो वॉल्व अगर नहीं बंद करेंगे तो डैमेज पार्ट जो जहाँ पे क्रैक है वो और भी डैमेज होता है। कि ये हमें डिफरेंशियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एयरक्राफ्ट। जब तक एयरक्राफ्ट के बाहर का प्रेशराइजेशन और केबिन के अंदर प्रेशराइजेशन काफ़ी बढ़ा के रखा जाता है ताकि लोग आसानी से वहाँ पे ब्रीथ कर सकें। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेशराइज केबिन में काम करना ज़्यादा टफ होता है। तो प्रेशराइजेशन केबिन को इसलिए करके रखते हैं ताकि 35,000 या 25,000 पे अगर प्लेन है भी तो आउटसाइड इन साइड का प्रेशर जो है डिफ्रेंशिएट रहता है और केबिन में आसानी से पैसेंजर ब्रीथ कर सकते हैं। तो वो वॉल्व अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या है कि वो प्रेशराइजेशन की वजह से वो पार्ट को और भी डैमेज कर सकता है। और थर्ड उनका चेकलिस्ट में क्या होता है, सबसे मेन काम जो होता है वो किसी भी नियर बाई एयरपोर्ट पे लैंड करना होता है दोस्तों। ये तीनों चेकलिस्ट फॉलो करना होता है। तो ATC के एडवाइस के हिसाब से उनको मतलब वो दे वर लाइक सो नियर टू दुबई एयरपोर्ट, बट सिंस लाइक दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ फ्यूल, मतलब एडिक्वेट फ्यूल, सो दे वर लाइक एडवाइज टू कम बैक टू मुंबई। उनको मुंबई वापस आके उनको लैंड करने को कहा गया, उनको लैंड करने को बताया गया उनको दोस्तों। और मुंबई एयरपोर्ट पे पहले से ही फायर फाइटर्स वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखा गया ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको टैकल आउट कर सके। और फाइनली प्लेन
बॉम्बे वापस आती है और बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड करती है। 5.5 घंटे की फ्लाइंग के बाद सेफली लैंडेड करती है। जान माल किसी चीज़ को नुकसान नहीं होती, सारे पैसेंजर्स सेफली इवैक्यूएट किए जाते हैं जहाज़ से लैंड करने के बाद, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है दोस्तों। उसके बाद का जो इंस्पेक्शन होता है उसमें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले तो टायर का पार्ट बहुत सारा उसमें डैमेज होता है। टेल प्लेन जो है उसमें एक लंबा सा क्रैक होता है, जो फ्यूजलेज के पीछे वाला पार्ट जो होता है टेल, वो बहुत दूर में क्रैक होता है दोस्तों। जो रनवे को उन्होंने टेकअप के दौरान 77% जो मैंने बताया था लीवर का जो स्पीड था 77% पे उस पर जो टकराती है तो दीवार का तो फुटता ही है, प्लस रनवे का बहुत सारे लाइट्स वगैरह टूट जाते हैं। विंग्स का जो है दोनों विंग्स पे भी उनको बहुत सारा डेंट होता है और वहाँ भी डैमेज होता है। और इस सब का मेन कारण जो पायलट का पीछे का सीट है, जो जंप सीट जो होता है, पायलट के जंप सीट का जो ऑटोमेटिकली रेक्लाइन हो गया कोलैप्स होके, उसके पीछे का कारण है कि वो जो सीट को फिक्स किया जाता है उसको कभी टाइट करके फिक्स किया जाता है, जिस वजह से उसका स्प्रिंग टूट जाता है। और यही कारण है कि ऑटोमेटिक वो रेक्लाइन होता है। ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली हम लोगों को भी ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि अगर आप सीट को रेक्लाइन करना हो तो एक पार्टिकुलर प्लेस तक लेके जाना है, उसको टाइट करना है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं टाइट करना है, तो वो मतलब पूरा स्टक हो जाता है, या फिर आप मतलब शोल्डर हार्नेस बांधने के बाद पूरा स्टक होता है, हिल भी नहीं सकते हो आप, ऐसा है। इसलिए कुछ टर्बुलेंस इमरजेंसी वगैरह होने में वो करते हैं, लेकिन स्प्रिंग टूटने की वजह से ऑटोमेटिकली रेक्लाइन होती है और जहाज़ वो थर्स्ट लीवर जो है राइट हैंड जो है वो पीछे चला जाता है, तो 117 स्पीड से कम होकर 77% पर जाता है। तो ये सारा इंसिडेंट कि एक तो हो गया कि मतलब 117 से घट के 77 आया। पायलट ने अपना मतलब पायलट की गलती नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ऑफिसर का जब उन्होंने कमांड दिया तो फर्स्ट ऑफिसर ने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उन्होंने देखा ही नहीं कि ऑटो पायलट ऑलरेडी उसमें जो है ना वो 117 से कम होकर 77 पे आ गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब जब मैनुअल जो थर्स्ट लीवर का जो स्पीड है वो 77% पे आ गया हुआ है, तो उनको चेक करना चाहिए था दोस्तों। तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मोटिवेट करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि इस तरीके का आगे मैं वीडियो ला सकूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।